बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाद अली तैमूर, देवता। एक बहुत ही अच्छा दास्तान, एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसकी सलाहियतों ने दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों और इंसानों को धूल चटा दी। अपने मुल्क की बका के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, जहाँ गया अपने नाम का सिक्का जमाया। जिसे बचपन में न माँ का प्यार मिला न बाप का, जो माँ की गोद को तरसता रहा, जिसे नफ़रत ही नफ़रत मिली। तो जनाब, उसकी तरफ चलने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि हर आने वाली किस्त आपको फौरी मिल सके। फरहाद अली तैमूर, किस्त नंबर 2। चचा जान मुझे मारते जा रहे थे और मुझे कह रहे थे कि अपनी चची के पाँव पर पड़कर माफ़ी मांगूं। मैं भी एक ज़िद्दी लड़का था, मार खाते खाते मर जाना पसंद कर रहा था, लेकिन चची जान के नापाक कदमों को छूकर माफ़ी मांगना गवारा नहीं कर रहा था। चचा जान मुझे मारते मारते बेहाल हो गए। वो मुझे खींचते हुए अपने कमरे के करीब लाए और वहाँ एक स्टोर रूम में मुझे बंद कर दिया। पहले उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि चची से माफ़ी ना मांगने की सूरत में वो मुझे घर से निकाल देंगे, लेकिन वो मुझे अपनी नज़रों से दूर नहीं कर सकते थे। इन्हें इस बात का अंदेशा था कि मैं अपनी फूफी के पास चला जाऊंगा, फिर इनकी शय पाकर ज़मीन जायदाद के कागजात का मुतालबा करूंगा। यही वजह है कि वो मारपीट से मेरे दिल में दहशत बिठाकर मुझे अपने ज़ेरे असर रखना चाहते थे। उन्होंने मुझे स्टोर में बंद करने के बाद सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रखा। मैंने कई बार दरवाजे को पीट पीट कर फरियाद की। जवाब में सिर्फ एक बार मुझे शाहीना की आवाज़ सुनाई दी। वो दूसरी तरफ से दरवाजे को पीट पीट कर मुझे पुकार रही थी, लेकिन इसी वक्त उसके माँ बाप की आवाज़ सुनाई दी। चची उसे झिड़कती हुई वहाँ से ले गई। थोड़ी देर बाद चचा जान ने दरवाज़ा खोल दिया। सुबह से शाम तक भूखा रखने के बहस मेरी ज़िद्दी तबीयत ज़रा संभल सी हो गई थी। इसके बावजूद मैं भूखा प्यासा इस घर से चला जाता, लेकिन शाहीना की मोहब्बत ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी। फिर यह कि चचा जान भी नरम पड़ गए थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर नरमी से कहा, मेरे साथ आओ। वो मुझे अपने साथ ड्राइंग रूम में ले गए। वहाँ शाहीना अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी। मुझे देखती ही वो दौड़ कर आई और भाईजान कहती हुई मुझसे लपट गई। मेरे जी में आया कि उसे मोहब्बत से चूम लूँ, मगर फिर मुझे तमाचे याद आ गए। इन तमाचों ने कैसी गैरियत पैदा कर दी थी। शाहीना कुछ पराई पराई सी लग रही थी। चचा जान हम दोनों को गहरी नज़रों से देख रहे थे। इसी वक्त चची ने शाहीना का हाथ पकड़ कर खींच लिया और उसे वहाँ से ले जाने लगी। वो मेरे पास आने के लिए चीखती चलाती रही, लेकिन वो उसे घसीटती हुई ले गई। मैं बेबसी से सर झुकाकर चचा जान के साथ खाने की मेज़ पर आ गया। मुलाज़िम मेज़ पर खाना चुन रहा था। जब वो चला गया तो चचा जान ने नरम लहजे में कहा, फरहाद, मैं हमेशा तुझे बेटा बनाकर रखना चाहता हूँ। क्या शाहीना तुझे बहुत अच्छी लगती है? जी हाँ, मैंने खुलूस दिल से जवाब दिया। अच्छी बात है, मैं शाहीना से तुम्हारी शादी कर दूँगा। मैंने चौंक कर सर उठाया और इन्हें हैरानी से देखने लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शाहीना से मेरी शादी भी हो सकती है। मेरे सामने शाहीना होती या कोई दूसरी लड़की होती, इस उम्र में मेरी बहन के सिवा कोई किसी के साथ रिश्ता नहीं हो सकता था। लेकिन चचा जान सोच रहे थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो बेटी को रिश्वत के तौर पर मुझे काबू में रखने के लिए देना चाहते थे और शादी करना चाहते थे। शाहीना मेरी बहन है, मैंने जवाब दिया। मैं इसे शादी नहीं करूँगा। चचा जान ने मुझे घूर कर देखा, फिर सख्त लहजे में कहा, उसे बहन कहकर गंदी ज़हनियत को ना छुपाओ। तुम्हारे और शाहीना के मुतल्लिक़ क्या फ़ैसला करना चाहिए ये मैं बेहतर समझता हूँ। ख़ानदान में जितनी लड़कियाँ होती हैं वो शादी से पहले बहन होती हैं। इनमें से अगर किसी से शादी हो जाए तो वो बीवी भी बन जाती है। तुम मुझसे बहस ना करो, चुपचाप खाना खाओ। मैंने भी बहस करना मुनासिब नहीं समझा, खामोशी से खाना खाने लगा। दूसरे दिन शाहीना को उसके नाना नानी के यहाँ भेज दिया गया। वो अपने माँ बाप के लिए दर्द सर बन गई थी। मेरे सिवा किसी के पास रहना नहीं चाहती थी, लिहाजा उसे एक तवील मुद्दत के लिए मुझसे दूर कर दिया गया। ये सब चची के मशवरे पर हुआ। वो समझती थी कि शाहीना अभी बच्ची है, जैसे जैसे उसकी उम्र गुजरती जाएगी वो मुझसे दूर रहकर मुझे भूलती जाएगी। फिर मेरी शरीके हयात बनाने के लिए
चची उसे अपने तौर पर ट्रेनिंग देगी कि शहीना बीवी बनने के बाद किस तरह मुझे यहाँ घर दामाद बनकर रहने पर मजबूर करेगी। इस वक्त मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि शहीना मुझसे दूर रहकर मुझे याद करती है या नहीं, लेकिन मैं अक्सर तन्हाई में उसे याद करता था और घंटों एक जगह बैठकर इन नफ़रतों के मुतल्लिक़ सोचता था जो मुझे इस घर से मिल रही थी। चचा जान कहते थे कि मैं दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ हूँ, जहाँ बैठता हूँ वहीं बैठा रह जाता हूँ, जिस चीज़ को देखता हूँ उसे पूरी तवज्जो से यूँ देखता रह जाता हूँ जैसे इस चीज़ को निगाहों के ज़रिए अपने अंदर जज़्ब कर रहा हूँ। उनका ख्याल था कि मैं कुंद ज़हन और गबी हूँ, शायद तालीम हासिल नहीं कर सकूँगा। यही सोचकर उन्होंने अपने बच्चों को हाई सोसाइटी के इंग्लिश स्कूल में दाखिल कराया और मुझे मतवस्त तबके के एक हाई स्कूल में पढ़ने के लिए छोड़ दिया। ऊंची मसंद पर बैठकर पढ़ा जाए या फर्श पर, मुकामात मुख्तलिफ होते हैं लेकिन मकसद एक होता है कि तालीम हासिल की जाए। तालीम के दौरान मेरी जहानत चमकने लगी। जो किसी चीज़ को पूरी तवज्जो से देखते रहने का आदी था वो आदत इल्म के असूल में काम आ गई। मैं जिस सबक को एक बार तवज्जो से पढ़ता था वो हमेशा के लिए ज़हन नशीन हो जाता था। मुझ पर नाम रखने वाले चचा जान की औलाद कुंद ज़हन और गैबी साबित होने लगी। मैं हर साल में इम्तिहानात में अव्वल आने लगा। शहीना अपने नाना नानी के यहाँ रहने के लिए पिंडी गई तो वहीं की होकर रह गई। 5 साल के बाद वो एक दिन के लिए लाहौर आई थी, लेकिन उस दिन मैं दोस्तों के साथ छांगा मांगा चला गया था। चची को एक हफ्ता पहले मालूम हो गया था कि मैं एक दिन के लिए लाहौर से बाहर जा रहा हूँ। शायद इसलिए उन्होंने शहीना को सुबह से शाम तक के लिए बुला लिया था। फिर शाम होने से पहले ही उसके मामू के साथ रुखसत कर दिया। जब मुझे इसकी आमद और रुखसत का इल्म हुआ तो दिल को एक हल्की सी ठेस पहुंची। मुझे यकीन हो गया था कि चची की साजिश कामयाब हो गई है, वो मुझे भूल चुकी है। अब वो आइंदा मेरी ज़िंदगी में आएगी तो उसका एक नया रूप होगा, नया ढंग होगा। वो बचपन की शहीना मर चुकी होगी। 3 साल और गुजर गए। मैंने 10वीं जमात का इम्तिहान दिया और जब नतीजा निकला तो मैं सूबे भर में अव्वल आया। गजाला और जहीद 3rd डिवीज़न में आए थे। इन्हें तालीम से ज़्यादा हाई सोसाइटी में वक्त गुजारने में दिलचस्पी थी। मेरे वालिद की ज़मीनों से हासिल होने वाली आमदनी की बदौलत वो शाहीना ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनके पास घूमने फिरने के लिए कारें थी और मैं साइकिल चलाता था। इनका मेयार ज़िंदगी जितना बुलंद था इतने ही इनके अखराजात भी थे। गजाला और ज़हीर हमेशा दौलतमंद घरानों के लड़के और लड़कियों के साथ तफरी प्रोग्राम बनाते रहते थे और मुझे नज़रअंदाज कर देते थे जैसे मैं इनके कोई घर का मुलाजम हूँ। लेकिन बढ़ती हुई उम्र की मुनासबत से मेरे चेहरे के नकूश और कदो कामत से अब ऐसा मर्दाना वकार झलक रहा था कि ज़हीर की रईसाना शख्सियत भी मेरे सामने फीकी पड़ गई थी। मैंने बहरा महसूस किया था कि उसके साथ घूमने फिरने वाली लड़कियां मुझे अजीब सी लगन से देखती हैं। कोठी के पाए बाग में एक बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था। एक शाम मैं इधर से गुजर रहा था। ज़हीर की एक गर्लफ्रेंड ने मुझे आवाज़ दी, हेलो फरहाद, आओ मेरे साथ एक गेम खेलो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, लड़कियों के साथ खेल कर हारना और जीतना एक ही बराबर है। वो कैसे? उसने हैरानी से पूछा। उसके साथ दूसरी लड़कियां भी पूछने लगी, हाँ बताओ तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैंने जवाब दिया कि लड़की को खुश करने के लिए हार जाओ तो मर्द की तौहीन होती है और अगर जीत जाओ तो लड़की नाराज़ हो जाती है। वाह, ये तो फजूल सी मंतक है, एक लड़की ने गर्दन झटक कर कहा। मंतक नहीं है, ज़हीर ने तंज किया। दरअसल ये पेंडू है, इसे बैडमिंटन खेलना नहीं आता, ये सिर्फ गुल्ली डंडा खेलना जानता है। इसके साथ खड़ी हुई लड़की इस तंज पर कहका लगाने लगी। मैंने करीब आकर गुस्से से कहा, मैं तुम्हारा सर भी तोड़ना जानता हूँ। वो अपनी तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसने हाथ में पकड़ा हुआ रैकेट खींच कर मुझे मारा। मैंने बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। अब पता नहीं रैकेट कुछ कमज़ोर था या मेरी कलाई में फुलाद सी सख्ती थी कि कलाई से टकराते ही रैकेट टूट गया। वहाँ कितनी लड़कियों के मुंह हैरत से खुल गया और सब हैरत से परी हाय कहने लगी। नाजुक अंदाम लड़कियों के दरमियान रहने वाली इन लड़कियों की नज़रों में इस वक्त मैं हरकुलिस से कम नहीं था। मैंने बाएं हाथ से टाल का काम लेकर दाएं हाथ से एक मुक्का ज़हीर की नाक पर ठोक दिया। उसके 2 साथी मुझ पर झपट पड़े। एक को मैंने बगल में दबाया और कोहले पर रखकर दूसरी तरफ फेंक दिया।
दूसरे को मैंने कोसों पर रख लिया। गजाला के बॉयफ्रेंड भी अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए आगे बढ़े। अगर वो एक साथ पल पड़ते तो मैं नहीं कह सकता था कि इस वक्त मेरी पोजीशन क्या होती, मगर वो यके बाद दिगरे ज़रा सोच सोच कर आ रहे थे। ज़हीर एक गौंसे से बेकार हो गया था, उसकी नाक से खून बह रहा था। उसने इसी में आफियत समझी कि फ़ौरन ही चकरा कर बेहोश हो जाए। कुछ लड़कियां चीखती हुई दूर भाग गई थी, कुछ ऐसी थी जो ज़रा परे होकर बड़ी दिलचस्पी से मेरे लड़ने का तमाशा देख रही थी। गजाला एक तरफ खड़ी हुई बड़ी खामोशी से कभी मुझे और कभी अपने बॉयफ्रेंड कैसर को देख रही थी। एक वही था जो गजाला के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहता था। वो बड़ी जिद्दारी से लड़ रहा था और बड़ी बेहयाई से मार खा रहा था। लड़कियों की चीखों पुकार सुनकर चची दौड़ती हुई कोठी से बाहर आ गई। उनके सामने 2 मुलाजिम भी आए। मुलाजिमों ने सबसे पहले ज़हीर को संभाला, क्योंकि वो उनके मालिक का लाडला बेटा था। चची मुझे कोसने और गालियां देने लगी कि मीने बज़ात मेरा खाता है और मेरे बच्चे पर हाथ उठाता है। आज तेरे चचा से कह कर तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू याद रखेगा। तुझे धक्के देकर यहाँ से ना निकाला तो मेरा नाम शमशाद बेगम नहीं, गुंडा लुच्चा लफंगा। अब मैं बच्चा नहीं था, मुझे अपनी फुफ्फो से मालूम हो चुका था कि वो सब मेरी दौलत पर ऐश कर रहे हैं। इसलिए इस रोज़ मैं शेर बन गया। मैंने कहा, ये कोठी मेरे अब्बा जान के पैसों से खरीदी गई है। आपके अच्छे भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। आने दीजिए चचा जान को, मैं भी आज अपनी ज़मीन जायदाद का फैसला करूँगा। ये कहकर मैं कुछ जवाब सुने बगैर लंबे लंबे डग भरता हुआ वहाँ से जाने लगा। मुलाजिम ज़हीर को उठाकर पिछले दरवाजे कोठी में दाखिल हो रहे थे। मैं कोठी के अगले हिस्से की तरफ जाने लगा। वहाँ पोर्च में एक टैक्सी खड़ी हुई थी। कोठी का चौकीदार टैक्सी की डिग्गी से सामान निकाल कर अंदर ले जा रहा था। एक नौजवान लड़की अपना पर्स खोलकर टैक्सी का किराया अदा कर रही थी। मैं एक लम्हे के लिए ठिठक गया। वो भी मुझे देखने लगी। मैं बयान नहीं कर सकता था वो किस कदर हसीन थी, या जितनी लड़कियां आती थी इन सब से हसीन लड़की गजाला थी। लेकिन इस अजनबी लड़की के सामने गजाला का हुस्न भी मान था। मैंने दिल में कहा, ओन हो, ये भी इन बड़े लोगों की कोई रिश्तेदार होगी। मैं नागवारी से आगे बढ़ता वो उसके करीब से गुजरने लगा। इसी वक्त उसकी मतरन्नम आवाज़ मेरे कानों से टकराई। भाईजान, मैं एकदम से उछल पड़ा। एकदम से वक्त उछल कर 8 वर्ष पीछे चला गया। मेरी शाहीना जिंदा हो गई। टैक्सी पुरुष से रिंगती हुई जा रही थी। वो आगे बढ़ती हुई हैरानी से बोली, भाईजान, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं शाहीना हूँ। मेरी आंखें खुशी से भीगने ही वाली थी। मैंने उसके दोनों बाजों को थाम कर कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया। इतनी बड़ी दुनिया में मुझसे मोहब्बत करने वाली एक ही हस्ती है और वो तुम हो। मैं तो समझ रहा था कि तुम मुझे भूल चुकी हो। उसने मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया, मुझे परियों और शहजादों की वो तमाम कहानियाँ याद हैं जो आप सुनाया करते थे। यहाँ से पिंडी तक आपकी बुराइयाँ होती हैं, मगर मैं जानती हूँ कि आप क्या हैं। मेरा सारा बचपन आपकी गोद में गुजरा है। एक बूढ़ी मुलाजमा ने बताया था कि मम्मी मुझे दूध नहीं पिलाती थी, आप मुझे फीडर से पिलाया करते थे। आप ही मेरी माँ हैं, मेरे बाप हैं, मेरे भाई हैं। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल पड़े। नफरतों के इस तारीख जहन्नम में एक ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत की किरण फूट पड़ी थी कि मैं खुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझने लगा था। मैंने फरते मोहब्बत से झुककर उसकी पेशानी को चूम लिया। इसी वक्त चच्ची के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अरे 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 बेहया बेशर्म, ये क्या कर रहा है? खुदा तुझे खारत करे, न जाने कब तेरा जनाजा यहाँ से निकलेगा। जा अपनी किसी बहन को प्यार कर, मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है। मैं अपनी बहन ही को प्यार कर रहा हूँ। मेरे प्यार की पाकीज़गी को वो ना समझ सकती थी। वो तेज़ी से चलती हुई आई और शाहीना का बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा, मैं तुम्हें पहले ही समझा चुकी हूँ कि इस लड़के की आंखों में शैतान है। ये तुम्हारा दिल अपनी तरफ खींच लेता है, मगर तुम समझती ही नहीं। सामान अंदर भिजवा दिया, यहाँ खड़ी इसके फ्रेम में आ रही हो। चलो यहाँ से। शाहीना मुझे बेबसी से देखने लगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ। हमारी तकदीर इसी तरह मिलना और बिछड़ना है, लिहाजा हम फिर मिलेंगे। वो अपनी माँ के साथ कोठी के अंदर चली गई। मैंने फैसला किया कि चचा जान के आने तक मैं बाहर ही वक्त गुजारूंगा, क्योंकि
वहाँ रहने से चची ख्वाब बातें सुनाती और मुझसे बर्दाश्त ना होता। मैं भी इन्हें उल्टी सीधी सुना देता, लेकिन अब मैं इनको महज इसलिए थोड़ा दे रहा था कि शहीना आ गई थी। वो मेरी बहन थी और मैं उसके सामने इसकी माँ से लड़ना झगड़ना मुनासिब नहीं समझता था, लिहाजा मैं वहाँ से चला गया। चचा रात के 9 बजे तक घर आ जाते थे। मैं 10 बजे कोठी में पहुँचा ताकि चची पहले अपनी सुना दे, फिर मैं सुनाऊंगा। मैं चचा के कमरे की तरफ जाने लगा। ज़हीर के कमरे के करीब से गुजरते वक्त मैंने इनकी आवाज़ सुनी। वो चची से कह रहे थे, बेगम तुम ख्वाह अपने बेटे की हमायत ना करो। मैं फरहाद को अच्छी तरह जानता हूँ। वो ज़हीर को नहीं छेड़ता, बल्कि ज़हीर उसे छेड़ता रहता है। मैं कई बार देख चुका हूँ, ये किसी न किसी बहाने उसकी इंसल्ट करता रहता है। मैंने 1000 बार समझाया, अगर तुम सब उससे मोहब्बत नहीं कर सकते तो ना करो, मगर नफ़रत भी ना करो। क्या तुम चाहती हो कि वो यहाँ से चला जाए? चची ने जवाब दिया, मेरे चाहने या न चाहने से क्या होता है? आपकी बहन उसे बहका रही है। वो अपनी फूफी की बातों में आ रहा है। अभी से उसे शाम को कह गया है ये कोठी उसके बाप के पैसों से खरीदी गई है। आप इस कलेजे से लगा कर रखना चाहते हैं और वो गर्मी दिखा गया है कि आज आपसे ज़मीन जायदाद का हिसाब करेगा।